हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12th का 2025 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। देखते हैं इस बार 2025 में किस तरह क्वेश्चन पेपर पूछा गया है और उसके साथ में उसके सॉल्यूशन के भी। और हमारे पास है सेट जे। अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, जब बोरोन को मिक्स करेंगे हम लोग सिलिकॉन में तो रिजल्टेंट मैटर क्या मिलेगा। यानी जब हम लोग बोरोन को मिक्स करते हैं सिलिकॉन में तो हमें किस तरह का सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। देखो, बोरोन जो है वो हमारा एक ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज़ है, और जो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज़ को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तब जो हमें नया सेमीकंडक्टर मिलता है उसे हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसलिए जो हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा डेट इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपेंट्स यूज़ करते हैं हम लोग वो पेंटावैलेंट एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट होता है डोपेंट यूज़ करते हैं हम लोग? पेंटावैलेंट। और पेंटावैलेंट जो डोपेंट हम लोग यूज़ करेंगे तो पेंटावैलेंट के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लेंगे लेकिन एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो होगा हमारा डेट इज इलेक्ट्रॉन होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा। जब मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है तो ऑटोमेटिक है माइनॉरिटी क्या होगा? होल होगा। इसीलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा होल, बी। बोला गया कौन सा लॉजिक गेट है जो हमें आउटपुट में ट्रू देता है जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो। तो वो हमारा और गेट ही एक ऐसा गेट है जो हमें आउटपुट में ट्रू देगा जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो गए। और गेट के हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन यानी उसके ट्रूथ टेबल, उसके ट्रूथ टेबल की बात करें, ट्रूथ टेबल में देख चुके 0 1 होता है तो हमें 1 मिलता है। 0 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्लियर एकदम बिल्कुल पता चल रहा है साफ साफ कि और गेट जो है वही हमें आउटपुट में 1 देता है, ट्रू देता है जब दोनों इनपुट डिफरेंट होते हैं। और गेट में ही देख सकते हैं हम लोग जब 1 0 हो तो भी हमें आउटपुट में 1 मिलेगा क्योंकि डिफरेंट है। अब बोला गया रिवर्स बाइस डायोड कौन होता है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया रिवर्स बाइस डायोड आखिर कौन होता है। तो रिवर्स बाइस डायोड हम लोग कहेंगे जेनर डायोड। जेनर डायोड को भी रिवर्स बाइस डायोड होता है क्योंकि इसको भी रिवर्स बाइसिंग में यूज़ करता है। ये हमें कांस्टेंट वोल्टेज देता है। एलईडी को फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज़ करते हैं और इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। फोटो डायोड ये हमारा जो होता है ये भी रिवर्स बाइसिंग में यूज़ होता है और इसका काम होता है लाइट, इसे हम लाइट डिटेक्टर या लाइट सेंसर कहते हैं, जो लाइट डिटेक्ट करता है या लाइट सेंस करता है। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। नंद गेट का बुलियन एक्सप्रेशन पूछा। नंद गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं y बराबर a इंटू बी का बार। y इजक्वल टू क्या होता है? a इंटू बी का बार। अगला क्वेश्चन बोला गया फाइबर ऑप्टिक्स, मतलब किस में ऑप्टिकल फाइबर का, किस में ऑप्टिकल फाइबर यानी दिया गया व्हाट टाइप ऑफ वेव, किस तरह के वेव का यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर में लाइट वेव यूज़ होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसलिए इसका आंसर कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोला टीवी प्रसारण के लिए, टेलीविज़न कम्युनिकेशन के लिए कौन सा फ्रिक्वेंसी का यूज़ होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत फेमस क्वेश्चन है, डेट इज़ 30 मेगाहर्ट्ज़ टू 300 मेगाहर्ट्ज़। बोला गया रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या होता है। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का वो 1 से बहुत ज़्यादा होता है, 1 से वेरी लार्जर होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है उसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 0 से ज़्यादा होता है लेकिन 1 से कम होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का 1 से ज़्यादा होता है। फेरो का 1 से बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि जानते हैं सीरीज कम्बिनेशन में पूछा जा रहा है इन सीरीज सर्किट रेसिस्टर R1 R2, मतलब सीरीज कम्बिनेशन में क्या सेम होता है। तो सीरीज कम्बिनेशन में जानते हैं करंट का वैल्यू सेम होता है। तो सीरीज कम्बिनेशन में करंट का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। बोला गया यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी धारा घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो करंट डेंसिटी का यूनिट जैसा कि हम लोग जानते हैं करंट डेंसिटी बराबर होता है करंट बाय एरिया। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, इसीलिए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब बोला गया है जब हम लोग कंडक्टर की लंबाई को डबल कर दें, पोटेंशियल को सेम रखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा।
जैसा कि जानते हैं वी डी बराबर माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल इंटू टॉ बाई एम ई, और ई बराबर वी बाई एल, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, और यहाँ पे लेंथ को हम लोग डबल कर रहे हैं, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगा। बोला कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सोलोनाइड, करंट कैरिंग सोलोनाइड के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का दिशा किधर होता है, तो कहेंगे पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है, तो इसका आंसर कहेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। बोला कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलोनाइड डिपेंड ऑन, सेल्फ इंडक्टेंस होता है सोलोनाइड का, वो डिपेंड करता है, कभी भी करंट पे निर्भर नहीं करता। करंट जितना ज़्यादा फ्लो करे या कम फ्लो करे वो डिपेंड नहीं करता। आपके खाने का क्षमता ये डिपेंड नहीं करता आपके घर में कितना रोटी बना है, या फिर ये डिपेंड नहीं होता है कि आप भोज में जा रहे हो खाने के लिए तो कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नहीं खा सकते हो। 500 रोटी बना हुआ तो फिर आप 500 खा सकते हो, जो आपका खाने का क्षमता है 5-6 उतना खा पी के उठ जाओगे। उसी तरह से सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है सोलोनाइड का, वो कभी भी करंट पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे और लेंथ ऑफ द सोलोनाइड पे। इसलिए ऑप्शन डी होगा बोथ बी एंड सी। बोला कि किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर जो होता है वो किसका यूनिट है, तो किलोवाट आवर जो है वो यूनिट है एनर्जी का। किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये हम लोग कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, निम्नलिखित में से कौन सा लॉ है जो एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है, तो लेंज लॉ है। लेंज लॉ जो होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित होता है। जब हम लोग एमीटर को शंट करते हैं तो उसका करंट मापने का जो लिमिट होता है वो इंक्रीज कर जाता है, क्या होता है, इंक्रीज। बोला डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसका डायमेंशन होता है ML/T इनवर्स स्क्वायर A इनवर्स स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन कहेंगे ML/T इनवर्स स्क्वायर A इनवर्स स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन होगा ML/T इनवर्स स्क्वायर A इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि इसका यूनिट होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और टेस्ला का हो जाता है हमारे पास MT इनवर्स स्क्वायर A इनवर्स, इसलिए हम लोग कहेंगे ML/T इनवर्स स्क्वायर A इनवर्स। अब आता है रूट अंडर म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका जो हम लोग कहेंगे यूनिट, ये यूनिट होगा ओम। हम लोग क्या करते हैं रूट में नीचे ऊपर म्यू नॉट से गुणा कर देते हैं, आ जाएगा इसका आंसर, इसका यूनिट होगा ओम, ऑप्शन बी होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देन इट्स सेंसिटिविटी, जब नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में तो उसका सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो जाएगा। बोला न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट पर बी का वैल्यू कितना होता है, नामी न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल मतलब ही होता है जीरो, तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है उसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, इसलिए आंसर डी होगा बी बराबर 0। बोला कि 2 लाइट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड इक्वल है, वेवलेंथ भी इक्वल है, ये दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरफ्रेंस किया गया, सुपरइम्पोज किया गया, तो बताओ रिजल्टिंग वेव का, अगर रिजल्टिंग वेव का दिया गया मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, हम लोग को पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस के लिए फेज डिफरेंस का वैल्यू 0 होता है, 0 होता है, या आपको 2n पाई, जहाँ पे n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकता है, 0 रखोगे आ जाएगा 0 डिग्री, इसलिए इसका सही आंसर 0 डिग्री है। बोला गया इन पोलराइज्ड लाइट द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, तो पोलराइज्ड लाइट में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो बोलेंगे अल्फा पार्टिकल, अल्फा एक्चुअली एक पार्टिकल है, अल्फा रे भी नहीं है, अल्फा पार्टिकल, इसलिए इसका सही आंसर अल्फा पार्टिकल होगा, यहाँ लिखा हुआ अल्फा रे पे ही मार दो। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मटेरियल मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड डिपेंड करता है उसके वेवलेंथ पे, फ्रीक्वेंसी पे और परमिटिविटी ऑफ द स्पेस पे, उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता कि उसका इंटेंसिटी कितना ज़्यादा है या इंटेंसिटी कितना कम है, इस चीज़ पे निर्भर नहीं करता। अब कहेंगे हम लोग इन द फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट
तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट का इंक्रीज होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता है, इसलिए इसका आंसर इंक्रीज होगा। द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विथ एनी मूविंग पार्टिकल्स। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है उसका फॉर्मूला होता है लिम्डा बराबर h/mb या लिम्डा बराबर h/p। जैसा कि देख सकते हैं लिम्डा इक्वल टू h/mb में m भी है, b भी है और p तो ऑलरेडी है क्योंकि mb बराबर p होता, बस चार्ज नहीं आता इसलिए इसका आंसर चार्ज होगा। ये हम लोग चार्ज कहेंगे। उसके बाद बोला गया फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक मास ऑफ फोटोन। फोटोन का काइनेटिक मास कितना होगा, तो जैसा कि जानते हैं E बराबर h न्यू होता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी से। और दूसरा फॉर्मूला जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के इक्वेशन से, E बराबर mc²। तो mc² इक्वल टू h न्यू और यहाँ से m का वैल्यू निकाल दो h/c, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। अब दिया गया 100 माइक्रोफारड कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया 100 वोल्ट से, तो एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं U बराबर हाफ CV²। C का वैल्यू V का वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा 0.5 जूल। अब बोला गया वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है, जैसा कि जानते हैं E बराबर होता है -dV/dr। dV का मतलब हो गया वोल्टेज जिसका यूनिट वोल्ट और dr मतलब डिस्टेंस जिसका यूनिट मीटर, इसलिए वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द वोल्ट पर मीटर पूछे किसका यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब बोला गया द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी v ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक कंडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस v बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो हमारा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्टेज के। बोला गया ओम्स लॉ का जो हमारे ग्राफ होता है VI ग्राफ, वो आखिर हमें क्या देता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे उस ग्राफ को यूज़ करके, तो हमारे पास रेसिस्टेंस का वैल्यू जो मिलेगा वो tan थीटा के द्वारा मिलेगा, इसलिए tan थीटा। अब बोलेंगे पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर कितना होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर V²/R। तीन फार्मूला होता है P इक्वल टू I²R या V²/R, या हम लोग कहेंगे VI। तो एक ऑप्शन मिल गया V²/R, इसलिए आंसर यही सही है। बोला गया जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होता, कहेंगे घटेगा। जैसा कि पहले ही हम लोग जानते हैं, यहाँ पे बोला गया रेसिस्टेंस का फॉर्मूला R बराबर तो ρL/A। रेसिस्टेंस बराबर जानते हैं R बराबर ρL/A। बोला गया अगर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दे और एक चार्ज को डबल कर दे तो उसका फोर्स जो होगा नया फोर्स भी डबल हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करो तो आंसर आएगा। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं हम लोग अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V, तो उसका स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। बोला गया इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, 1.8 × 10⁻11 कूलम पर kg। पैरेलल कम्बिनेशन में जैसा कि जानते हैं हम लोग, इन बोला गया अगला क्वेश्चन में पैरेलल कम्बिनेशन, तो पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज का वैल्यू सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर आर सेम। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को या डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में रख दें तो उन दोनों के बीच का फोर्स घट जाएगा k गुना। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से फोर्स घट जाता है। इसका आंसर जो आएगा वो तो आएगा हमारे पास 6 × 10⁻⁹ 41 क्वेश्चन का, जिसमें दिया गया है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसपे चार्ज इतना है, दोनों के बीच का इतना है। डायपोल मोमेंट निकालना तो P बराबर जानते हैं 2AQ। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 × 10⁻⁹, लेकिन नहीं है ऑप्शन में, इसलिए 6 × 10⁻⁸ लगा दो। ठीक, बोला गया इलेक्ट्रिक डायपोल को एक क्लोज सरफेस के अंदर रख दिया गया, बताओ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो नेट चार्ज होता है वो Q in बराबर 0 होता है, इसीलिए फाई नेट इज इक्वल टू Q in बाय ε0 होता है। अब हम लोग जानते हैं Q in का मान यहाँ पे 0 है, इसीलिए हमारे पास आंसर आएगा फाई नेट बराबर 0। बोला गया यहाँ पे पीक करंट दे दिया, अल्टरनेटिंग करंट का हमारे पास पीक करंट का वैल्यू दिया हुआ I0 बराबर 10 एम्पियर। हमसे पूछा गया IRMS, जैसा कि जानते हैं IRMS बराबर होता है I0/√2। I0 बराबर IRMS बराबर होता है I0/√2। तो I0/√2 लगाएंगे, 10/√2 इसको सॉल्व करेंगे 7.07 एम्पियर आ जाएगा। बोला प्योरली इंडक्टिव सर्किट का पावर कितना होता है, तो उसका फेज डिफरेंस होता है π/2 90 डिग्री का, और पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos⁵, मतलब cos 90 का वैल्यू 0, डेट इज 0। अब बोला गया ऐसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज, तो ऐसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री। बोला रेजोनेंस
ऐसे सर्किट में बोला गया प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में फेज डिफरेंस 90 डिग्री। बोला गया रेजोनेंस के केस में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर रेजोनेंस के केस में 1/2 होता है, इसलिए यही कहेंगे। बोला गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट जो है सेकेंडरी कॉइल में वो प्राइमरी की तुलना में क्या होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज बढ़ाता है और करंट को घटाता है, इसलिए सेकेंडरी में करंट क्या होगा, घटेगा यहाँ पे। तो सेकेंडरी में करंट कम होगा प्राइमरी की तुलना में, मतलब लेस होगा, कम पे होगा। आप बोलोगे इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर से जो इमेज हमेशा बनता है वो पोल और फोकस के बीच बनता है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे पोल और फोकस के बीच। क्रिटिकल एंगल हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल एंगल दे दिया है हमारे पास IC = 30 डिग्री, तो बता रहा है वेलोसिटी। तो साइन IC बराबर जानते हैं हम लोग 1/μ, तो म्यू का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, म्यू बराबर आएगा 2, और म्यू जब 2 आ जाएगा तो हम लोग भी निकालेंगे, भी बराबर होता है C/μ, मतलब 3 × 10⁸ दैट इज 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोला गया दो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ f है, इन दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दिए, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बराबर होता है f1 + f2 f + f दैट इज 2f, इसलिए इसका सही आंसर 2f है। बोला गया है पावर दिया गया कॉन्वेक्स लेंस का जिसका पावर है 2 डायप्टर, बताओ फोकल लेंथ कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बराबर होता है 1/p दैट इज इक्वल टू 1/2 मीटर, सेंटीमीटर में चेंज करें तो 1/2 × 100 दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिड्यूस क्रोमैटिक एब्रेशन इन लेंस, लेंस में क्रोमैटिक एब्रेशन को कम करने के लिए हम लोग जिस सेटअप का यूज़ करते हैं उसका नाम है एक क्रोमैटिक कम्बिनेशन। क्रोमैटिक एब्रेशन का मतलब होता है लेंस का एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें हमें कलरफुल ऑब्जेक्ट दिखाई देता है लेंस के द्वारा, इवन दैट ऑब्जेक्ट इज वाइट कलर। तो इमेज ऑफ वाइट कलर ऑब्जेक्ट इज अपीयर टू बी कलरफुल, जो वाइट कलर का ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज हमें कलरफुल दिखाई देने लगता है, हमें उजला कलर का ऑब्जेक्ट पीला कलर दिखाई देता है, रेड कलर दिखाई देता है, दूसरे कलर में दिखाई देने लगता है। इस तरह के एब्रेशन को, इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। इसको दूर करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसी का नाम है एक क्रोमैटिक कम्बिनेशन। बोला है कन्वेक्स लेंस को एक मीडियम में एक लिक्विड में डिप कर दिया गया जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो बताओ उसका फोकल लेंथ क्या होगा लेंस का। तो जब लिक्विड और मीडियम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाता है तो उस केस में लेंस का फोकल लेंथ इन्फिनाइट होता है, ये बात अच्छे से हम लोग जानते हैं। बोला गया सोप बबल हमें कलरफुल क्यों दिखाई देते, तो सोप बबल में कलरफुल हमें इसलिए दिखाई देते ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो सोप बबल का क्वेश्चन है कलरफुल हमें क्यों दिखाई देते ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कौन सा ऐसा वेव है जिसे हम लोग पोलराइज नहीं कर सकते हैं, तो जो मैकेनिकल वेव होते हैं उसे पोलराइज नहीं कर सकते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं जो ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, दोज वेव विच आर इन ट्रांसवर्स नेचर दैट कैन बी पोलराइज, इसीलिए इसका सही आंसर होगा साउंड वेव। साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो इसको पोलराइज नहीं किया जा सकता। ए पर्सन यूजेस स्पेक्टिकल्स ऑफ पावर ऑफ 2 डायप्टर हिज डिफेक्ट ऑफ विजन। बोला गया एक पर्सन है जिसके चश्मे का पावर +2 डायप्टर, जब चश्मे का पावर +2 है इसका मतलब गारंटी उसके चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगा है, क्योंकि प्लस में पावर है तो प्लस पावर मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, और जब कॉन्वेक्स लेंस है तो वो आदमी को हाइपरमेट्रोपिया हो चुका है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब उसको हो चुका है दूरदृष्टि दोष, मतलब उसको दूर का दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता, यानी फार साइटेडनेस भी हो चुका है, उसको दूर का दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का नहीं। अब हमारे पास बोला गया दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है जिसका वैल्यू 1 माइक्रोकुलम है, इक्वल भी है साथ में अपोजिट भी है जिसका वैल्यू इक्वल पॉजिटिव है, इक्वल पॉजिटिव। दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज जिसका वैल्यू 1 माइक्रोकुलम है, दोनों के बीच का दूरी 1 मीटर है। मतलब हमारे पास कैपिटल क्यू का वैल्यू भी 1 माइक्रोकुलम है, स्मॉल क्यू भी 1 माइक्रोकुलम है, माइक्रोकुलम का वैल्यू जानते हैं 10⁻6। अब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, U बराबर 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बटे आर। इस फॉर्मूला को लगाएंगे हमारे पास उसका निकल जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला ही होता है कैपेसिटेंस बराबर C = Q/V। Q का यूनिट होता है कूलम, V का होता है वोल्टेज का होता है वोल्ट, इसलिए कूलम पर वोल्ट इज द यूनिट। बोला है किसी भी कंडेंसर का कैपेसिटेंस किस चीज़ पे निर्भर नहीं करता, तो किसी भी कंडेंसर का कैपेसिटेंस कभी भी निर्भर नहीं करेगा चार्ज पे वोल्टेज पे एनर्जी पे, इन सब पे कभी भी निर्भर नहीं करता है, वो सिर्फ डिपेंड करता है शेप पर, साइज पर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पर एंड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच फिल्ड इनसाइड द कैपेसिटर, इस सब पे डिपेंड करता है।
आपके खाने का क्षमता इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आखिर आपके सामने कितना रोटी लेके आया गया है। अगर 200 रोटी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आप 200 खा लोगे, आपके पास जितना खाने का क्षमता है, जितना है 5 है 10 है, उतना खा के उड़ जाओगे, डेट्स ऑल। इसीलिए हम लोग कहेंगे कैपेसिटी जो होता है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटी जो होता है कैपेसिटर का, वो डिपेंड नहीं करता चार्ज ऑन द प्लेट। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस के इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर एक कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्योंकि जैसा कि जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर 0 होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू फॉर 2 पॉइंट चार्ज ऑफ अपोजिट है। अगर 2 चार्ज का साइन अपोजिट है तो ऑटोमेटिक उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, इसलिए बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। बोला गया गॉस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बंद सतह से बाहर आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज इनक्लोज के, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा चार्ज इनक्लोज। जैसा कि जानते हैं फाइनेट बराबर होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, फाइनेट इज इक्वल टू क्यू इन एप्सिलॉन। देख सकते हैं फाइ नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इन, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज, इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स का मतलब ही होता है एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, बस डिफरेंट जो होगा वो नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही सिर्फ डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहता है। एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसलिए सही आंसर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके में हमारा मेनली 3 होता है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। ये म्यूऑन डीके नाम का चीज़ नहीं होता है, इसलिए म्यूऑन डीके नहीं होता, इसलिए कहेंगे ये रेडियो एक्टिव डीके नहीं है। अब बोला गया हमारे पास एक लाइट वेव फोटोन है जिसका वेवलेंथ दिया गया लेमडा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर, मतलब 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब बोला गया इसका एनर्जी निकालने के लिए, तो एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, ई बराबर होता है hc/λ। अब h का वैल्यू रख देंगे 6.626 इंटू 10⁻34 और c की जगह 3 इंटू 10⁸ और लेमडा की जगह 500 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये इसका आंसर होगा 4 इंटू 10⁻19 जूल। बोला कि सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल पोर्शन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का किस सीरीज विजिबल पोर्शन में लाई करता है, तो हम लोग कहेंगे बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज जो होता है यही हमारा विजिबल पोर्शन में लाई करता है, इसका सही आंसर बाल्मर सीरीज है। अगला बोला गया निम्न से कौन सा चार्ज पार्टिकल जो है चार्जलेस है। कौन सा पार्टिकल है जो चार्जलेस है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो अल्फा पार्टिकल इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो है इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। एक फोटोन जो है यही न्यूट्रल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं, जो कि न्यूट्रल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में मुड़ता भी नहीं, इसलिए न्यूट्रल पार्टिकल में हम लोग कहेंगे फोटोन। बोला कि एक्सरे क्या है, तो एक्सरे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है वो, एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ते हैं इसको, ये हम वेव वाले चैप्टर। बोला कि 1 AMU से कितना एनर्जी रिलीज होगा, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 AMU। तो 1 AMU से जो एनर्जी निकालोगे तो 1 AMU का फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1 AMU का वैल्यू वो होता है 1 AMU का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और जैसा कि जानते हैं E बराबर mc², हम लोग m का वैल्यू रख देंगे, c का वैल्यू रख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही सब ऑब्जेक्टिव दिया गया था, इस सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर, यही सब आंसर होगा। और ये हमारे पास था सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब जो हम लोग देख सकते हैं, यही सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब क्या था पूछा गया था। तो इसका हम लोग पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर दिए हैं और इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, आने वाले एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन इससे भी टकराया जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही पे क्या करते हैं, फिनिश करते हैं और नेक्स्ट डे से हम लोग इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगले दिन किसी और ईयर का क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही पे फिनिश करो, खत्म करो।